हे गाइस, मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज की वीडियो के अंदर आपके सामने एक ऐसे शख्स को लेकर आए जिसका आप लोगों को बहुत इंतजार था। मेरे सामने हमारा स्टूडेंट बैठा पीयूष गुप्ता। इस भाई के अभी अभी वाले रीसेंट अटेम्प्ट के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 आई है इन सीएमए फाइनल। सबसे पहले तो पीयूष बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल इंडिया थैंक रैंक यू 1 सर। सिक्योर करने के लिए। कैसा लगता है भाई, रात को थैंक नींद यू आ जाती है? सर, बिल्कुल नहीं आती है। कल भी मैं रात को 3 बजे सोया हूँ। अच्छा, कल रात को 3 बजे मतलब, सोए हैं? हाँ मतलब, फैमिली बस इसी बारे में डिस्कस कर रही थी कि क्या हो गया, कैसे हो गया। सारे रैंक रिश्तेदारों वन के आ कॉल आ गई। रहे होंगे, पूरी फैमिली से, हर जगह हाँ से। सर, मतलब पिछले 3 साल में मुझे इतने मैसेज नहीं आए जितने एक दिन में आए। क्या बात है मेरे भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा गाइस, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं। अगर किसी इंसान की एक आध बार रैंक आती है ना, तो हम लोग कई बार ऐसे भी बोल देते तुक्के से आ गई होगी। इस भाई की एक खासियत बताऊं मैं आप लोगों को, इसकी फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, तीनों बार सिंगल डिजिट रैंक है। अभी मैंने इस भाई से पूछा, मेरे को पता नहीं था। मेरे को इतना याद था कि इसकी दोनों बार सिंगल डिजिट रैंक थी फाउंडेशन इंटर में भी, लेकिन कितनी थी मेरे को वो नहीं याद था। तो उसने बताया कि सर मेरी फाउंडेशन में रैंक 3 थी, ऑल इंडिया रैंक 3। इंटर के अंदर ऑल इंडिया रैंक 2, फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 1। तो आप समझो, उसको पता है, वो हर बार इंप्रूव करता चला गया। 3, 2, 1। तो अब 3 बार कोई बंदा रैंक होल्डर बना तो कैसे तो बना नहीं होगा। भाई ऐसे कौन सी चक्की का आटा खाता है, पहले तो ये बताते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि शायद रैंक होल्डर कुछ खाते पीते अलग है। ऐसा नहीं भी सर, कुछ वही सब है? खाता हूँ जो आप लोग खाते अच्छा, हो। वही तो हम लोग खाते हैं। क्या बात है मेरे भाई। तो एक फिर बच्चों को फटाफट एक ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं खींचेंगे। एक ऐसा बता कि ऐसा जो तूने 3 साल का एक निचोड़ निकाला हो, कि अगर जिसको हम कहते हैं कि यार ये 2-3 पॉइंट अगर आपने ध्यान रख ली तो रैंक आएगी आएगी, ऐसे तूने क्या क्रक्स निकाला हुआ है कि 3 बार की रैंक में कि यार ये चीज अगर होगी ना तो उस बंदे की रैंक जरूर आएगी, अगर वो ये फॉलो कर लेगा। क्या है तेरा मानना इस चीज को लेकर? सर सर, जो सबसे मेन चीज है ना, मतलब अगर आप अपना बचपन याद करें तो उसमें क्या होता था, आप स्कूल जाते थे, क्लास लेते राइट। थे, टीचर होमवर्क देती थी, वो घर करेक्ट। आके लिख के करते थे। मतलब बिल्कुल। एक्सरसाइज भी जो होती थी वो भी कॉपी मार के करते थे, कॉपी में लिखते थे। फिर थोड़ा बहुत खेल लेते थे। सर करेक्ट। वही रूटीन फॉलो करना है। आप लोग क्या है, अंडरमाइन कर रहे हैं हम चीज को कि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। जो हाँ, सबसे करेक्ट। मेन है ना इन कोर्सेज में, वो है राइटिंग प्रैक्टिस। जैसे हम बचपन में क्या करते थे, हर चीज को लिखते थे, अच्छा, बोल मतलब बोल के तेरे याद कहने की करते सेंस थे। है कि जो टीचर ने लिखवा दिया क्लास के अंदर, उसको बाद में तू हाँ अलग से भी लिख के, अलग से नोट्स बनाकर उसे हाँ रिवाइज भी करता था, हाँ प्रॉपर हाँ, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करता था। जैसे बिल्कुल मैं, सर। इसके लिए तो को याद होगा पीयूष, जब तूने हमसे क्लास लगाई थी फाइनल के अंदर, तो मैंने याद होगा मैंने बोला था क्लास के अंदर कि जब आप लोग पढ़ते हो तो 2 नोटबुक बनानी है, क्लास वर्क, एक होमवर्क। हम लोग जनरली सर बच्चों को वो बोलते कोई हैं। नहीं बनाता, मैं आपको सही बता दूं। हाँ, सच्चाई है, वो नहीं सर वो बनाते, कोई लेकिन बनाता बनानी ही नहीं है। चाहिए। क्लास वर्क वाली के अंदर हम जनरली बच्चों को बोलते हैं कि जो मैं क्लास में लिखवा रहा हूँ आपको वो करना है, और होमवर्क वाली में आपको समराइज नोट्स बनाने हैं अपने हिसाब से, जो आपको लगता है कि पेपर से एक रात पहले रिवाइज करके जाने हैं। और मेरी तो अभी पीयूष से बात हुई, तो इसने मेरे को बताया कि सर मैं 3 बार पेपर से पहले लॉ खत्म कर चुका था। और सबसे बड़ी खासियत है कि इसने मेरे को बताया कि सर मेरे को सेक्शंस भी ऑलमोस्ट सारे टिप्स पे थे। अच्छा पीयूष, ये जो टीचर्स की बुक्स हैं, जितने भी टीचर्स, अब हर आज के डेट में क्या होता है कि हर टीचर जिससे भी आप क्लास लेते हो, हर टीचर अपनी बुक्स प्रोवाइड करते हैं, अपने नोट्स प्रोवाइड करते हैं। तो खाली इन्हीं नोट्स को और बुक्स को बेस बनाया था, या साथ में इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट भी पूरे पूरे कंप्लीट करे थे, या ऐसा कुछ, या क्योंकि आजकल तो सारे टीचर वैसे बुक मोर देन सफिशिएंट रखते हैं, सब कुछ कवर ही होता है उसके अंदर, या इसी से मोर देन पूरा काम कर लिया था? जी सर। सर सीएमए फाइनल में मैं आपको बताऊं, मैंने सीएमए स्टडी मेट देखा ही नहीं पूरे ओहो। कोर्स में, सीएमए फाइनल में। अच्छा ठीक है। गाइस, लेकिन मैं इसमें एक और चीज क्लियर आपकी कर दूं। लॉ की। हाँ हाँ हाँ, मैं एक ऐड ऑन करूंगा पीयूष, 1 मिनट रोकूंगा। इसमें एक चीज ऐड ऑन कर हाँ। दूं, भाई की बातों से ना मोटिवेशन इतनी लेनी लेनी नहीं कि आज स्टडी मैट ही फेंक दो घर जाके, सारे आग लगा दो। ऐसा मत नहीं करना। मतलब, मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक्चुअल में क्या होता है, देखो दो चीजें होती हैं। हम जिन बच्चों, जैसे हमारी बुक है, हमने क्लियर कट 100% सीएमए की स्टडी मैट की कवरेज कर रखी है, और उससे एक्स्ट्रा ही कंटेंट डाल रखा है, कम भी डाल रखा है। तो इसलिए जो मेरे बच्चे हैं ना, मैं उनको क्लियर कट बोल देता हूँ कि अगर आप मेरी बुक कर लोगे तो आपको अलग से स्टडी मैट रेफर करने की जरूरत नहीं है, वो मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन आपको ये ध्यान देना ठीक। पड़ेगा कि मार्केट में जिस भी टीचर से आप क्लास ले रहे हो, तो उसके नोट पूरे सफिशिएंट है क्या, स्टडी मैट की पूरी कवरेज है? अगर है तो आप स्टडी मैट ना भी करके जाओ तो चलेगा, जैसे हम लोग मना कर देते, लेकिन अगर कवरेज नहीं है तो साथ साथ स्टडी मैट जरूर रेफर करना। अब बता मेरे भाई पीयूष, क्या कह रहा था साथ साथ? सर आपकी बुक की गारंटी तो मैं दे सकता हूँ कि अरे उसमें थैंक यू मोर मेरे देन भाई। 100% ही होगा। हाँ सही मोर बात देन है। 100% ही होगा। और जो हाँ सर आपका क्वेश्चन बैंक है, हाँ सर उसमें तो मतलब जब से इंस्टीट्यूट बना है तब से अब तक के सारे क्वेश्चन कवर होंगे। हाँ हाँ, कवर होंगे, बिल्कुल इतना होंगे। इतना डिटेल्ड, मतलब हाँ, हर एग्जामिनेशन के सारे क्वेश्चन कवर कर रखे हैं आपने। करेक्ट स्पेशली करेक्ट। क्या है कि सीएमए सीएस से क्वेश्चन उठाता है ज्यादातर हाँ लॉ के। राइट राइट, सीएस और तो सीए आप वो फाइनल भी से हमने कवर, वहां वाले भी डाल रखे हैं, करेक्ट। हाँ हाँ तो आप वो भी कवर करते हो उसमें। तो हाँ। केस स्टडीज पेपर में ऐसे लगती है जैसे मजाक चल रहा हो। अच्छा। ये तो सर ऐसी
हवा हवा में ही हो जाती है, वो तो छोटी छोटी सी केस स्टडी होती है, बहुत आसान। करेक्ट 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 करेक्ट, बहुत बढ़िया मेरे भाई। अब मेरे भाई हाँ एक सिंगल डिजिट ऐसा रैंक लाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं? जैसे बच्चे पूछते हैं कि एक दिन में ये रैंक होल्डर्स कितने आवर्स पढ़ते हैं सर? 15-15 घंटे पढ़ते हैं, 18-18 घंटे पढ़ते हैं, ऐसा हिसाब किताब था? या क्या शेड्यूल रहा करता है तेरा सुबह से लेकर रात तक का? कुछ उसके बारे में आइडिया दे बच्चों को। और सर, एक दिन में शेड्यूल कितने तो सब्जेक्ट उठाता था? जैसे एग्जांपल कि एक ही दिन में 4 सब्जेक्ट उठा लेता था एक ग्रुप के, या मान लो जैसे कुछ बच्चों का सिस्टम होता है कि पहले एक महीने एक सब्जेक्ट करते हैं, या एक दिन में 2 करता था, क्या सिस्टम रहता था? कुछ उसके बारे में भी बच्चों को गाइड कर। सर पहले मैं सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ। मैं एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ता था, मैंने पूरे कोर्स में ऐसे ही किया है। अच्छा। मतलब मेरी ऐसी आदत है कि शुरू से मतलब पूरा सब्जेक्ट लो और 100% उसे खत्म करो, और एक बार रिवीजन कर लो सब्जेक्ट का साथ साथ। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं कि लास्ट में कर रहे हो आप रिवीजन, एक साथ अच्छा, मतलब एक पूरा बार जैसे आपने सुबह वीडियो क्लास देख ली क्लास फिर देख ली तो रिवीजन शाम कर को रहे हो। रिवाइज कर लिया, ऐसा? हाँ जैसे सर हर एक का एक एपेटाइट होता है कि मैं 10 आवर्स की वीडियो देख सकता हूँ। करेक्ट। जैसे मेरा रहता है मैं 10 आवर्स की वीडियो देख लेता हूँ, फिर मुझे फील होता है अंदर से कि यार एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, हम्म। क्योंकि क्या है दिमाग से अब सब निकल रहा है और फिर करेक्ट। आगे का भी समझ में नहीं आ रहा। तो हम्म। एक बार आप रिवीजन कर लो, अच्छे से रिवीजन कर लो, मतलब चाहे से 2 घंटे एक्स्ट्रा लग जाए लेकिन रिवाइज करो फिर आगे बढ़ो। तो इस करेक्ट। तरीके से क्या है कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ, और आप जब बाद में देखोगे ना तो आपको ऐसे भारी सब्जेक्ट नहीं लगेगा। खासकर हम्म। लॉ जैसे सब्जेक्ट जो होते हैं, मतलब वो इतने वास्ट सब्जेक्ट हैं, मतलब पूछो मत। और हाँ, फेमा लॉर्ड जैसा डायरेक्ट एक्ट टैक्स हो के गया तो जैसे, हालात, हाँ मतलब करेक्ट वो करेक्ट। आता आता तो 3-4 नंबर का है, वो मतलब हाँ 4-5 नंबर का जाता है, लेकिन सेक्शन इतने। और आपको सर थैंक यू है कि आपने इतना आसान कर रखा है फेमा लॉ, मतलब पूछो मत, लोग छोड़ देते हैं उसे। हाँ इंडस्ट्री में हाँ ये चल रहा है फेमा मत पढ़ो, हाँ। फेमा आपसे नहीं हो पाएगा। या फिर सही बस बात। वो जो होती है लिबरलाइजेशन, वो कौन सी स्कीम होती है मुझे लिवरेज नाम याद नहीं एविडेंस आ रहा, स्कीम, LRS। LRS, हाँ राइट, हाँ। हाँ, बस वो पढ़ जाओ और एक दो सेक्शन पढ़ जाओ, इसमें से वहीं से आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी बार बेसिक पूछा गया जैसे फेरा वर्सेस फेमा का डिफरेंस बता दो। हाँ, और वो हमने पहली क्लास में जिक्र करा होता है, इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, हाँ राइट। वो तो सर, वो तो मेरे को चारों पॉइंट याद थे, मैंने 3-4 बार लिख के याद किए हुए थे वो। तो मैं क्या आपके बात। लाइन वाइज पॉइंट लिख के आया वो। क्या बात है, क्या मतलब बात, बहुत अच्छी। इन सब बातों पे आपको फोकस करना चाहिए कि बेसिक्स पूछता है इंस्टीट्यूट, पूछता है आपसे वो चाहता है कि आप बेसिक्स अच्छे से पढ़ के आओ। अच्छा पीयूष, इस पे क्या कहेगा एड ऑन? मैं बच्चे कई बार मेरे पास आते हैं, तेरे को लगता है कि सही में फायदेमंद होते हैं? बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर लॉ में ना हम काम करते हैं, डायरेक्टर्स कर जाते हैं, आईबीसी कर जाते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर जाते हैं, और ये बैंकिंग इंश्योरेंस कर जाते हैं, सर इससे पास हो जाएंगे। तो एक बात बता, सच्चाई, जिसको वो स्टार्टिंग के चैप्टरों का बेस समझ नहीं आता, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ कंपनीज, जो हम कनेक्ट करते चलते फिर आगे वाले चैप्टर में, जिनको वो नहीं पल्ले पड़ता, तो लगता है डायरेक्टर समझ आता होगा? मेरे को तो ये नहीं समझ आती वो डायरेक्टर उठा सर कैसे लेते हैं। अब सर जैसे वो जो आप पढ़ाते हो, टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ाते हो, जैसे करेक्ट सब्सिडरी कंपनी है, करेक्ट तो उसका कनेक्शन आगे आप उसमें भी बताते हो, सेक्शन 188 या 187, मुझे अच्छे से करेक्ट याद नहीं है। करेक्ट करेक्ट, लेकिन 186 के अंदर 188 उसमें दोनों भी, जगह कनेक्टिविटी होती है, हाँ। हाँ वहां से कनेक्टिविटी होती है। तो हाँ जब तक बच्चे को वो समझ में नहीं आएगा कि सब्सिडरी कंपनी में सर ने क्या पढ़ा है, तब करेक्ट। तक वो समझ नहीं पाएगा इन्वेस्टमेंट कंपनी का क्या मतलब है। अब अगर आप हाँ टाइप्स ऑफ कंपनीज ही नहीं पढ़ोगे तो पब्लिक कंपनी में क्या डायरेक्टर होते हैं, प्राइवेट, जब आपको पता ही नहीं है पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, इनके सही बात। बेसिक आर्टिकल्स कैसे होते हैं, सही इनके बात। एओए में क्या लिखा है, जैसे आप प्रैक्टिकल दिखाते हो हमें कि करेक्ट। एओए में कैसे बनता है, पूरा ड्राफ्ट होता है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। तो दिमाग में ना वो क्लिक करती हैं चीजें माइंड में जब आप पेपर दे रहे होते हो, क्योंकि कई करेक्ट। बार केस स्टडी में ना ऐसे बेसिक पॉइंटर्स होते हैं जिनमें हम गलती कर जाते हैं। हम्म। हाँ तो वो बहुत बहुत काम अच्छे, में बहुत आती हैं। अच्छे। अब आती है बात, तूने हाँ वो तो बता दिया, क्लियर कर दिया कि तो एक दिन में एक सब्जेक्ट उठाता था। तो पीयूष, ऐसा नहीं लगता था कई बार कि यार जैसे मान ले एक सब्जेक्ट उठाया, जब अगले महीने दूसरे सब्जेक्ट पे गया तो पहले वाले महीने वाला सब्जेक्ट भूल गया, फिर उसको कैसे मैनेज करता था जो पिछले महीने पढ़ता था? हाँ सर, वो मैंने बताया ना, आप साथ साथ रिवाइज करोगे ना अच्छा, तो तो मतलब ठीक रहेगा। वो याद रहता है, वो तेरे तेरे कहने के सेंस है कि अगर जो पढ़ा उसको साथ साथ रिवाइज कर लिया, जैसे अगले महीने चला गया तो हाँ तू दूसरे सब्जेक्ट के जोन में चला गया, तो फिर तू क्या करता था शाम हाँ को? शाम को उसी को रिवाइज करता था जो नया स्टार्ट कर रखा है, जो पहले वाला पढ़ हाँ चुका है सर, 2 महीने पहले, उनको भी करता रहता था बीच बीच में? नहीं सर, जो एक बार छोड़ दिया वो छोड़ दिया, अब रिवीजन में देखेंगे उसे। क्या एक मतलब बार सिलेबस कंप्लीट करो। तेरी स्ट्रेटेजी और इससे कुछ चीज सिमिलर निकल के आ रही है। और एक ध्रुव रस्तोगी नाम का बच्चा था, उसका हमारे पास ऑल इंडिया रैंक 3 थी उसके पिछले अटेम्प्ट के अंदर, उसकी भी सेम स्ट्रेटेजी थी। वो भी यही कह रहा था कि सर मैं सिंगल सब्जेक्ट ही फॉलो करता था, एक ही महीने में एक ही करता था, पहले उसको निपटाता था उसके बाद आगे हाँ बढ़ता था। तो गाइस, अब ये 2 बार मैंने देख लिया है ऐसा, मतलब 2 रैंक होल्डरों की बात कॉमन निकल कर आई है कि जैसे नॉर्मली मैं सजेस्ट ये करता हूं कि आप ऑल्टरनेट, क्योंकि मैं अपने टाइम, अच्छा मेरे भी फाइनल में ऑलरेडी थर्ड है इस मार्क्स से, लेकिन मेरे साथ और इसके वाले में फर्क पता है क्या है? इन वाले बच्चों सर, का आपकी मेरे में वीडियो लैग कर रही है, मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू। या मेरे मेरे ख्याल से वहां से लेकर यहाँ तो नेटवर्क ओके है प्रॉपर।
हाँ नहीं, मेरा नेटवर्क इशू है थोड़ा। हाँ 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 हाँ। तो गाइस अब मैं ठीक है, आपको अब ठीक, अब एक चीज ठीक। मैं क्लियर करता हूँ। तो उसमें क्या था कि जब मेरे भी आए थे ना, तो मगर मैं मेरी स्टडी थोड़ी सी डिफरेंट होती थी कि मैं एक दिन में दो सब्जेक्ट पढ़ाता था, एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी। और मैं ना ऑल्टरनेट डे पे लेके चला करता था, लाइक मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मैंने उठा लिया अकाउंट्स और लॉ, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को मैंने उठा लिया कॉस्ट और टैक्स, ऐसे करके मैं उठाता था। मैं कभी भी लॉ और टैक्स एक दिन में नहीं उठाता था, क्योंकि दोनों प्रोविजन बेस्ड होते थे। अब इन लोगों की अप्रोच तो टोटल डिफरेंट है। ये लोग मेरे तरीके से नहीं चलते, इनका हर देखो हर किसी का ना नंबर लाने का तरीका अलग है। तो ऐसा नहीं कि ना मैं गलत था, मैं अपने तरीके से नंबर लाया था, ना वो गलत है वो अपने तरीके से लाया है, जिसको जो सूट करे वो। लेकिन जो मैं रैंक होल्डर में ज्यादातर कॉमन चीज नोटिस कर रहा हूँ कि ये लोग पहले एक सब्जेक्ट को एक बार उठाते हैं और उसको पहले निपटाते हैं, फिर अगले महीने दूसरे मूव करते हैं। फिर वो अलग बात होता होगा जब एक बार सारे निपटा लिया, तो आखिरी के टाइम पे जब रिवीजन करने बैठते होगे, तो फिर सबको मर्ज कर देते हाँ होगे, फिर अपने हिसाब से तरीके से लेके चलते होगे। हाँ, उसके फिर लिए कैसे करते फिर हो? मैं वहां से शुरू करता हूँ। फिर मैं वहां से शुरू करता हूँ जो मैंने पहला सब्जेक्ट लिया था, फिर मैं ओके। उसका रिवीजन करता हूँ। फिर इसी तरीके से साइकिल चलाते रहता हूँ पूरी, जिस हिसाब से मैंने क्लासेस ली थी ना, उस हाँ। हिसाब से साइकिल चलाते रहता हूँ रिवीजन की। पहला ओके। रिवीजन किया, फिर दूसरा रिवीजन किया। मैंने दो रिवीजन किए थे एग्जाम से पहले। और मेरे को एग्जैक्ट याद है, मैंने 29 मार्च को अपना सिलेबस कंप्लीट कर दिया था। 29 मार्च, और पेपर हमारे कब से हुए? हाँ, जुलाई में। 15 जुलाई से। तो अप्रैल मई जून जुलाई 15, मतलब 3.5 मंथ्स मोटा मोटा सेल्फ हाँ स्टडी के लिए रखे हुए थे अपने पास। हाँ, मतलब मेरा ये था कि 3 मंथ्स रखने हैं, जब मैंने तैयारी शुरू की थी फाइनल्स की। तो ये था कि 3 मंथ्स तो मुझे रखने हैं कम से कम। तो उस हिसाब से प्रिपरेशन की, वो तो इंस्टीट्यूट ने एग्जाम आगे कर दिए इसलिए अच्छा रहा। तो अच्छा, मतलब थोड़ा और टाइम मिल तूने गया। अपने हिसाब से तैयारी जून के लिए की थी, 15 जुलाई को तेरे को एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। ओके। मतलब मैं तो लैग कर रहा था सिलेबस में, वैसे मैं आपको सही से बताऊं तो, लेकिन इंस्टीट्यूट की कृपा रही थोड़ी सी कि 15 जुलाई तक खिसका दिया उन्होंने। उनके अच्छा, जो वरना भी इंटरनल मैटर थे। अच्छा एक बात बता ये पीयूष, क्या तुम लोगों ने फ्रॉम द डे वन, जैसे रैंक होल्डर वाले बच्चे होते हैं, क्या फ्रॉम द डे वन डिटरमाइन कर रखा होता है कि यार रैंक की तैयारी करनी है, या ऐसा होता है कि यार पहले देख लेते हैं, हो जाएगा सिंगल तो ठीक है, नहीं तो बाद में देखेंगे दूसरा हो जाएगा ऐसा? मतलब कुछ बच्चे मेरे पे दो तरीके के बच्चे आते हैं। एक आते हैं वो जो पहले दिन से बोलते हैं, सर रैंक की तैयारी करनी है। एक बच्चे वो बोले आते हैं, कहते हैं सर एक पहले तैयार करते हैं, देखते हैं अगर ढंग से हो रहा है तो, वरना नहीं हो रहा तो एक ही देंगे, दो नहीं देंगे। ऐसा वाला कुछ था या प्लान है, पहले से प्लान था कि सिंगल रैंक लानी है, क्योंकि तू तो ओवर रैंक ला ही चुका है पहले भी फाउंडेशन इंटर में? नहीं सर, ऐसा कोई प्लान नहीं रहता मेरा। हमेशा ये रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सीखूं पहले सब्जेक्ट के बारे में। करेक्ट। क्या है, इंटरेस्ट डेवलप होता है ना सब्जेक्ट में, तो अपने आप याद रहती हैं चीजें। लेकिन अगर आप रैंक का सोच के पढ़ोगे ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। वो एक बिल्कुल सही बात। अनबाइंडिंग प्रेशर होता है माइंड पे। अनबाइंडिंग प्रेशर बन जाता है, तो फिर बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाता पेपर में। अच्छा, ऐसा भी सोच रखा क्योंकि था जैसे मेरे जब तेरा रिजल्ट आया, तूने मेरे को मैसेज किया कि सर मेरे को अभी रैंक तो उस टाइम आई नहीं थी, मैंने प्रियंका को बोला पीयूष चेक कर एक बार, रैंक आई नहीं आई, तो तूने मेरे को बोला सर अभी तक पता नहीं, अभी रैंक लिस्ट आई नहीं है। तो उसके हाँ बाद मैंने कहा तू चेक जरूर करी, तेरी आएगी। अब रैंक जब हाँ गाइस आई ना, रैंक लिस्ट आई, तो मैंने पीयूष को बोला क्या हुआ, तो रैंक लिस्ट भेज दी, तो कह रहा रैंक वन, तो इसकी रैंक वन थी सबसे टॉप पे। तो मैं बड़ा हैरान कि यार इसने तो कमाल कर दिया। तो गाइस जब जब पीयूष रैंक वन जैसे तेरी आ गई, तो एक चीज दिमाग में हाँ ये आती है जैसे बच्चों को कि यार ये रैंक वन वाला बच्चा है, तो दिन के अंदर सिर्फ 4-5 घंटे सोता होगा, बाकी 18-19 घंटे पढ़ता होगा। अब तूने ये तो बताया तो सिंगल सब्जेक्ट पढ़ता था, तूने ये भी बता दिया कि हाँ। तू सिंगल सिंगल करके एंड तक खत्म करता था। ये नहीं समझ आया कि एक दिन में तू पढ़ता कितने घंटे था, टोटल में कितने घंटे पढ़ता था? बच्चों को ये बता, तेरा क्या पर सिस्टम जब रहता था? मैंने प्रिपरे मतलब, वो आपको गियर डालने पड़ते हैं जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहे होते हैं। तो जैसे जब मैंने स्टार्टिंग की थी, तो मैं ठीक है। 8 आवर्स पढ़ता था। जैसे ओके। मैं मतलब मैं 8 आवर्स 8 आवर्स की में क्लास तू सुन लेता सेल्फ था, ठीक। स्टडी प्लस वीडियो बोल रहा है, या ओनली वीडियो लेक्चर्स वॉच करने की बात कर रहा है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं हाँ। 8 to 10 आवर्स की वीडियो एक दिन में सुन लेता था, क्योंकि ओके। 1500 आवर्स का कंटेंट है लगभग, करेक्ट। सारे सब्जेक्ट देखे तो। हम्म। हाँ, तो 8 to 10 आवर्स की वीडियो में सुन लेता था। फिर अपने नोट्स बना लेता था। फिर बस उस दिन का हो गया, फिर अगला दिन आ गया, इस तरीके से सारे सब्जेक्ट करे। फिर जब रिवीजन का टाइम आता था, तो रिवीजन में थोड़ा धीरे करता था। पहला रिवीजन अच्छा। पहले रिवीजन में मैं हर सब्जेक्ट को 7 8 8 8 दिन देता था आराम से। मतलब लॉ का रिवीजन तो मैंने 9 या 10 दिन में किया होगा, क्योंकि बहुत वास्ट है। बहुत और वास्ट है, करेक्ट। बहुत पहले पढ़ा था। तो हाँ। ठीक है। और सेक्शंस के लिए मैं कहूँगा कि आप अलग से एक पेज पे सारे सेक्शन लिख के रखो। वहाँ बहुत सेक्शंस जरूरी। के लिए अलग से लिस्ट बना लो। तो उसको 2 बार देख लोगे ना, तो दिमाग में बैठ जाएंगे वो सेक्शन एकदम बैठ से। जाएंगे, बिल्कुल सही बात। और लोग कुछ भी कहे, एग्जाम में बहुत फर्क पड़ता है सेक्शन लिखने का। पर एग्जामिनर जरूर इंप्रेस होता है अगर आप सेक्शन, लेकिन गलत मत लिख के आना। गलत मत लिखना, गलत लिखोगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, सही बात है। गलत मत लिखना। मतलब ये नहीं है कि लिखना ही है, पर गलत हाँ। मत लिखना। अगर अच्छा आप एक 100% क्वेश्चन श्योर और, हो तो लिख के आना। एक क्वेश्चन और पीयूष, बच्चे पूछते हैं कि सर एज इट इज लॉ की वर्डिंग लिखनी है, या अपनी वर्डिंग में भी आंसर लिख सकते हैं? सर आप कुछ भी लिखो
कोई मैं तो फर्क ये नहीं पड़ता, बोलता बस हूँ बच्चों कॉन्सेप्ट को सही कि होना चाहिए। आप अपने आपकी आप प्लेन इंग्लिश में भी आंसर लिख रहे हो तो चलेगा, बस आपकी बात समझ आनी चाहिए सामने वाले को कि आप कहना क्या चाह रहे हो सेक्शन सर में कहाँ जैसे से है। जैसे आप वो एग्जाम के पहले एक वीडियो देते हो ना, हाउ टू राइट आंसर्स राइट राइट राइट, हाँ। एग्जाम के बाद। हाँ, तो उसमें आप बताते हो कि इन द लाइट ऑफ द अवर प्रोविजन, जैसे करेक्ट कंक्लूजन में करेक्ट ऐसे लिख करेक्ट। देना। हाँ और जो भी है, अगर आप वो लाइनें भी लिख देते हो ना, तो वो लॉ की लैंग्वेज ही है, मैं आपको बता दूं। हाँ वो करेक्ट। लॉ की लैंग्वेज ही है, अगर आप इतना भी लिखाते हो ना, तो एग्जामिनर खुश है हाँ खुश है। कि इस बिल्कुल बच्चे सही ने है। इतना तो लिखा है, कम से कम इसकी इंग्लिश अच्छी है। हाँ बस बहुत ये अच्छे मेरे यही भाई। होना चाहिए। तो गाइस इससे एक चीज सीख लो, राइटिंग स्किल्स की एक हाँ वीडियो डाल रखी है हमने यूट्यूब पे, उसको जरूर देखना है। मैं उसका लिंक वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हम पेपर से पहले लॉन्च करते हैं वैसे वो। उसमें मैं हमेशा एक बच्चे को चीज सिखाता हूँ कि आप एज इट इज लॉ की वर्डिंग मत लिखो, हम भी नहीं लिख सकते। आप प्लेन इंग्लिश लिखो, बस बीच बीच में क्या करो, थोड़ी सी ना लॉ की टर्मिनोलॉजी यूज कर दो। जैसे हम नॉर्मल इंग्लिश में जेल बोलते हैं, लॉ में उसे इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं। नॉर्मली हम बोलते हैं इस चीज का स्कोप बहुत बस वाइड है, इतना ही करना है। लॉ में उसे एम्बिट बोलते हैं, एम्बिट बहुत वाइडर है। नॉर्मली हम बोलते हैं दिस इज रिलेटिंग टू, लॉ में बोलते हैं दिस इज हाँ पर्टेनिंग टू। तो बस कर कुछ नहीं रहे हम, प्लेन इंग्लिश यूज करें, बस बीच में थोड़े थोड़े लॉ के कीवर्ड यूज कर रहे हैं। और वो अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, जब पेपर से पहले आप 2-3 बार रिवीजन करोगे तो वो अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ऐसा कुछ वो नहीं है। अब पीयूष भाई कोई स्पेशल टिप कुछ ऐसा जो तू अपने बच्चों को देना चाहे, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं देखेंगे, बच्चे आजकल देखते नहीं है ना, ये आजकल इंस्टा के जमाने वाले बच्चे रील देखते हैं एक एक 2-2 मिनट की, तो हमने तो वीडियो बड़ी बना दी है। तो कोई ऐसी चीज जो तू बच्चों को कहना चाहे कि जो तेरे को लगता है कि यार ये चीज जरूर करके जाना तो पास हो जाओगे या रैंक ले आओगे, कोई ऐसे 1-2 पॉइंट, तो उसके बाद सम अप कर देंगे वीडियो को। सर, बस टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो आपका, और करेक्ट। आपने जितने रिवीजन सोचे हैं उतने हो जाएं। हम्म। सबसे मेन तो ये होता है आपका। अच्छा और एक क्या आइडियल है एक सब्जेक्ट की सीएमए कितनी कोर्स में, रिवीजन हो जानी चाहिए? आइडियल एक सब्जेक्ट की कितनी आइडिया बार सर, रिवीजन करनी चाहिए? मैंने मैंने फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल तीनों में दो दो रिवीजन ही किए हैं, क्योंकि मैं राइटिंग प्रैक्टिस करता था। मैं बता दूं आप अच्छा। लोगों को पहले कि मैंने हर एक प्रोविजन कम से कम 3-3 बार लिखा है सर की बुक का, तो गाइस आप एक चीज हाथ समझ से। लो, अब वो रिवीजन आखिरी की रिवीजन 2 बार बोल रहा है, पहले की जो सेम डे जो टीचर पढ़ा रहा है उसको वो लिख लिख के याद करता था, जैसे बच्चे स्कूल में याद करते हैं लिख लिख के टीचर ने। अब ये हर कोई नहीं कर पाएगा, हाँ मैंने भी नहीं सर, करा कभी। ये भाई की हिम्मत है, शायद इसी वजह से इसकी एयर बनाई है। तो इन लोगों का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो वो प्रोविजंस को जैसे बच्चे मैडम बोलती थी ना ये लिख के याद करके आना, वो वैसे ही याद करता था उसको। वो अलग बात है कि बिल्कुल एज इट इज तो कोई याद नहीं कर पाएगा, लेकिन उसको जितना आता है उसको लिख के उसको एक मन में हाँ एज इट। संतुष्टि होती थी कि मतलब मैंने जो लिखा है मेरे वो दिमाग में बैठ रहा है। हाँ बस। अल्टीमेटली बनाएगा तो वो अपनी वर्डिंग में पेपर के अंदर, हाँ, एज इट इज तो वो लॉ की वर्डिंग तब भी नहीं लिख के आ पाएगा, भले वो लिख लिख के याद भी कर ली। ऐसा ही है ना? और सर लास्ट में थोड़े आर्ट्स भी बढ़ाने पड़ते हैं। 12 आर्ट्स तक भी गया हूँ मैं, 12 के ज़्यादा नहीं पढ़े, 12 से ज़्यादा आर्ट्स। मतलब अच्छा। लास्ट में जब सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, जब लास्ट 1 मंथ बच रहा होता है, तब आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हम्म। और सर सीएमए कोर्स में क्या है, आपके फ्रेंड्स नहीं होते ज़्यादा। हाँ। मतलब ज़्यादातर देखा है मैंने, वो फ्रेंड्स नहीं होते। तो मैं अपने मतलब पेरेंट्स से डेली ज़रूर बात करता था, 1-2 घंटे, मतलब उनके साथ ही बातें करता था। और वो मेरे फ्रेंड्स जैसे ही हैं बिल्कुल। गाइस बहुत तो अच्छा पॉइंट है, उनके ऐड ऑन कर लो। बहुत सारे बच्चे आप ना इस कोर्स में आके लोनली फील करते हैं, मतलब लोनली क्यों हाँ फील आप करते हैं कि यार कोई बात करने को नहीं है, कोई है नहीं। तो वो कहता है मैं मम्मी पापा के साथ ही दोस्त बन के बात कर लेता था, उनको दोस्त बनाकर उन्हीं के साथ 1 घंटा टाइम स्पेंड हाँ, कर लेता था। बहुत अच्छे यार, बहुत क्या है अच्छे। कि हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं। हम्म। कभी अपने माँ बाप से जाके सुनो कि उन्होंने क्या क्या किया हुआ है अपनी लाइफ टाइम में, वो कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं, स्ट्रगल क्या है उनका। सही अगर बात। वो मतलब इतने सक्सेसफुल नहीं भी हैं, तो क्या कमियां रह गई। जो हम्म। आपको उन्होंने सुविधाएं दी, आप उनका सही से इस्तेमाल कीजिए। बस ये सब करेंगे ना आप, तो हो जाता है आराम से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात की यार, ये तो मतलब आपने यूट्यूब पे कभी किसी रैंक मोटिवेशन होल्डर में नहीं ढूंढने की बताया। जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा ऐड ऑन दिया, मतलब ये तो मतलब वाक्य में तारीफ काबिल है। और बता मेरे भाई क्या कह रहा था तू, बड़ा अच्छा लग रहा है तेरे मुंह से और सर सुनना। कंसिस्टेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। मतलब मेरे को अच्छे से याद है, मैंने मुश्किल से 3 या 4 दिन ऐसे रहे होंगे जब मैंने पढ़ाई नहीं की। अच्छा। मतलब 1 साल के ड्यूरेशन में 3 या 4 ही दिन रहे होंगे जब मैं पढ़ नहीं पाया, वो भी चलो कभी मन नहीं होता तो उस दिन कम पढ़ लो, लेकिन पढ़ो जरूर। मतलब 6 घंटे पढ़ लिए, 7 घंटे पढ़ लिए। हर दिन ऐसा नहीं होता, एक जैसा नहीं होता हर दिन, सबकी हम्म। अपनी अपनी प्रॉब्लम्स भी होती है। और लेकिन ये जो थोड़ा ही बोलते पढ़ो। हैं पीयूष बच्चे की सर ऐसा तूने भी करा था। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर बड़ा फैमिली मैरिजेस सेक्रीफाइसेस करने पड़ते थे, बर्थडे दोस्तों के सेक्रीफाइसेस करने पड़ते थे, वहां भी नहीं जा पाते थे। ऐसा करता था या जाता था सब जगह? सर, सर दोस्त तो मेरे है ही नहीं, मैं आपको सही बताऊं तो ज्यादा। अच्छा। सीएमए फैटर्निटी में तो है नहीं ज्यादा मेरे दोस्त। मतलब अच्छा। 2-3 ही है। हम्म। और एक चीज और है सर, वो जो 8 दिन होते हैं ना,
हम्म। उसमें सर पेरेंट्स ही सपोर्ट करते हैं आपको, और कोई नहीं होता। करेक्ट करेक्ट। तो अगर आपकी उनकी ट्यूनिंग रहेगी ना अच्छी, मतलब आप अच्छे से उनसे बात करते रहोगे शुरू से, अगर आप उनसे खुले रहोगे थोड़े, क्या है कि बच्चे ज्यादा खुले हुए नहीं होते, अपने पेरेंट्स से भी नहीं खुले हुए होते, तो आप उनसे करेक्ट। खुले हुए रहोगे तो बहुत मोटिवेशन आता है उन 8 दिनों में। जैसे मेरे को अभी भी याद है, सेकंड पेपर के बाद, मतलब मेरा ऐसा था, मेरा बहुत बुरा गया था CFR का पेपर। अच्छा। हाँ। तो मैं अगला पेपर देने ही नहीं जा रहा था। तो अच्छा। मेरे फादर ने ही मुझे मोटिवेट किया कि फेल तो तू हो ही जाएगा, तुझे लग रहा है, तो अब दे हाँ। दे, मॉक टेस्ट समझ के दे दे, ऐसे समझ के दे दे, अच्छा। बाकी देख लेंगे, बहुत खेत हैं, बहुत है, बहुत हाँ। प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, हाँ। देख लेंगे। और पर देखो पेपर आज दे दे सारे, पापा के कहने 8 पे तू पेपर। दे आया, और आज देख ले तू AR1 ही ले आया, मॉक टेस्ट समझ के देने हाँ गया। सर। कमाल हो गई। हाँ, पापा जी को भी बस थैंक ये यू है था कि सबसे मॉक पहले। टेस्ट समझ के देते। हाँ। सब, वो भी चार्टेड अकाउंटेंट है। अच्छा पापा सीए हैं, क्या बात है, क्या बात हाँ। है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, तो तो फादर जॉब मैंने में, CMA प्रैक्टिस में? चुना फिर, जॉब। अच्छा, तो अब आगे तू भी जॉब में ही हाँ जाएगा, ये तो गारंटी है। सर, अभी देखते हैं, अभी तो 21 का ही हूँ मैं, अभी देखते हैं आगे, अभी और अच्छा पढ़ूंगा मैं थोड़ा। 21 की एज ही है बस अभी? हाँ 21। ग्रेजुएशन हो गई या अभी वो भी नहीं हुई? हाँ सर, ग्रेजुएशन मेरी इसी साल कंप्लीट हुई है। क्या बात है गाइस, CMA एट द एज ऑफ 21, ये तो कमाल ही कर दिया भाई ने, मतलब हिला डाला, मतलब 21 साल की उम्र में। ये तो अब इसने नया पॉइंट ऐड ऑन करा, मेरे को भी ये बात नहीं पता थी। 21 साल की अच्छा। उम्र में CMA फाइनल क्वालिफाई शायद कर मैंने दिया। मेंशन नहीं की कहीं भी। हाँ बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे, मतलब नॉर्मल बच्चा 21 साल में ग्रेजुएट होता है, बहुत सारे बच्चे 22-23 की उम्र में इस कोर्स में आते हैं, और तूने 12th के बाद ही मतलब सीधा 3 साल में, मेरे को लगता है फर्स्ट शॉट ही क्वालिफाई करता चला गया, हर एक साल के अंदर एक एक देता गया, बहुत ग्रुप निकाल दिए, ऐसे ही हुआ है। हाँ 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 हाँ। क्या मतलब बात। मैंने हर एक टाइप का एग्जाम दिया है CM इंस्टीट्यूट का, मैं आपको बताऊं, जैसे फाउंडेशन ऑनलाइन होम बेस दिया है मैंने, ठीक है, जब अच्छा। हो रहा था, और कोविड कोविड के टाइम पे। हम्म। फिर इंटरमीडिएट मैंने दिया सेंटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम, अच्छा, वो जो इन्होंने कंप्यूटर वाले लॉन्च ठीक करे है, थे, राइट, हाँ। दिसंबर 21 वाला जो ठीक हुआ है। था। फिर उसके बाद मैंने अभी दिया ऑफलाइन एग्जाम, तो मैंने हर टाइप का एग्जाम दिया इंस्टीट्यूट का, क्या तीनों बात। टाइप के। क्या बात है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है गाइस, 21 साल की उम्र में AR1, सोचो अब इसके पास कितना बड़ा टाइम स्पैन है कि एक नॉर्मल बच्चा अपने आप को 27, 28, 29 साल की उम्र में जब वो जाता है तो उसको लगता है कि यार अब सेटल होने का टाइम आ गया, मैरिज वगैरह करनी है, तो इसके पास उस टाइम 21 से लेकर 29-30 साल की उम्र तक का इतना बड़ा गैप है अपने आप को सेट करने के लिए। तो अब इससे क्या फायदा होता है कि जितनी इससे एक फायदा ये सीखने सीखने को मिल रहा है कि यार आप जितना यंग एज में प्रोफेशनल कोर्सेज को क्वालिफाई करते हो ना, उतना आपको अपने पास रिस्क लेने का टाइम ज्यादा होता है। क्या होता है कि मेरे साथ, जैसे मैं खुद अपने टाइम पे 22.5 साल की उम्र में क्वालिफाई हो गया था, तो भाई से तो लेट ही हुआ, खैर ले इसने तो बहुत ही जल्दी कर दिया, तो मैं 22.5 साल की उम्र में क्वालिफाई हुआ था। तो मेरे पास क्या था, रिस्क लेने का टाइम, जैसे मैं जॉब में नहीं जाना चाहता था, मैं टीचिंग में जाना चाहता था, तो अब क्या होता कि अगर यही मैं 22.5 की जगह 26-27 में क्वालिफाई हुआ होता ना, तो मेरे को टीचिंग में पता था कि 3-4 साल स्ट्रगल करनी है, तो मैं शायद जिंदगी में नहीं आ पाता, क्योंकि मेरे को पता था कि 26-27 साल की उम्र हो गई, घर वाले भी एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़का इतना बड़ा हो गया तब कमा के देगा, फैमिली को सपोर्ट करेगा। लेकिन जब मेरी उम्र 22.5 साल थी, तो मैंने घर वालों को बोल दिया था कि यार 2-2.5 साल, अभी 3 साल मेरे को तसल्ली से अपने प्रोफेशन में जीने दो, मेरे को टीचिंग में जाने दो, अगर नहीं चलेगा तो डिग्री मेरे पास आई है, नौकरी तो मैं कभी भी कर लूंगा, और चांस की बात टीचिंग हिट हो गई 2.5-3 साल के अंदर ही, और हम लोग इधर ही मूव करके सक्सेसफुल हो गए। लेकिन ये हर किसी के साथ नहीं हो पाता, मगर रिस्क लेने का फायदा यंग एज में होता है, तो आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो, उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। जैसे इसके साथ अब इसको ना इतनी छोटी उम्र में क्वालिफाई हो गया, अगर इसका साल 1.5 साल नौकरी में मन नहीं लगा, इसको लगा कि यार मेरे को प्रैक्टिस में मूव करना है, कहीं और मूव करना है, तो एक बार को सोच सकता है, ये उम्र निकली नहीं, भगी नहीं जा रही। नॉर्मल बंदा अगर 26-27-28 में क्वालिफाई हो, तो बेचारे को यही डर रहता है कि यार 28 साल के होगा, घर वाले उम्मीद कर रहे हैं लड़का कमा के देगा, तो वो थोड़ा सा एक फैक्टर है अब। लेकिन बहुत सारे बच्चे अब ऐसे इस कोर्सेज में हैं जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है, तब उनके साथ कुछ हो सकता है, तो आप लोगों को भी सुन के डिमोटिवेट नहीं होना हो वो 21 में बन गया। हर किसी की भगवान ने ना सर्कल अलग लिखा है, हर किसी की साइकिल अलग लिखी है, उसके लिए वो भलाई होगी, शायद वो वहां बना है, तो आप जिंदगी में अलग तरीके से मूव करेगा, तुम्हारी जर्नी अलग है, हर के अपनी जिंदगी में अलग तरीके से चलेगा जो भगवान ने लिखा है। तो टेंशन नहीं लेनी है, हो सकता है तुम्हारी तरक्की 30 में लिखी हो, 35 में लिखी हो, तो तुम अपने हिसाब से चलो, हर किसी का टाइम जोन अलग है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। चल पीयूष, कुछ ऐसे पॉइंट कुछ रखना है या खत्म करें इस वीडियो, कुछ ऐसा कुछ आखिरी में कुछ कहना चाहे बच्चों को? और सर लास्ट में मैं कहूंगा कि इंडस्ट्री के बेस्ट टीचर्स की क्लासेस लीजिए आप, मैं कहूंगा। बेस्ट बहुत मतलब अच्छा। ये नहीं जो अपने आप को सिर्फ दिखा रहे हैं हम बेस्ट हैं, हाँ। मतलब आप देखिए उनकी, मतलब उनका डिस्क्रिप्शन पढ़िए अच्छे से, कि वो करेक्ट। कितने आवर्स की क्लासेस हैं, और क्या क्या व्यूज आपको मिल रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं,
और सर की बात तो सब, एक सबसे अच्छी बात जो है ना सर की, वो 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं। ऐसा नहीं मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, ऐसा कभी नहीं होता। अरे थैंक यू। मतलब उनके नंबर पे सारे काम हो जाते हैं। अगर आपके पास उनका नंबर है ना, वो होता ही है सबके पास, हाँ हाँ तो हाँ। उनके नंबर पे आप मैसेज कर दोगे तो सारे काम हो जाते हैं। और सर कहते हैं विद इन 24 आवर्स, मतलब सर आपको 5 मिनट में रिप्लाई कर देते हैं, वैसे मैं आपको सही बताऊं तो। गाइस लेकिन अभी बिल्कुल सीरियस मत 4 से लेना, 5 मिनट में रिप्लाई आ जाता 5 मिनट वाली बात बिल्कुल सीरियस मत लेना। एक्चुअल में वो होता ही है कि चांस की बात है, इसने जब जब मेरे को मैसेज करे मैं उस टाइम ऑनलाइन होता हूँ तो मैं रिवर्ट करता हूँ। लेकिन इससे आप 24 घंटे मान के चलना, कहीं पता चले पीयूष के है। कहने पे मेरी क्लास ले ली और आपने एक्सपेक्ट करा 10 मिनट में रिप्लाई आया, अगर नहीं आया तो बस आप पीछे पड़ गए। तो आप 24 घंटे ही मान के चलना। ठीक है, वो तो और इसका। सर वो जो 8 डेज होते हैं ना, हाँ। सर वो जो एग्जाम के 8 दिन होते हैं ना, उसमें क्या है कि आप अपना एक व्हीकल अरेंज करें जो आपको डेली पिक करे और ड्रॉप करे, मैं ये कहूँगा। क्योंकि क्या है, अच्छा। उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, आप बाहर जाके ऑटो पकड़ेंगे फिर वहां पहुंचेंगे। हाँ वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव रहता है। आप क्या है, एक भी दिन जैसे मेरे पेपरों में जैसे बारिश हो रही थी, एक भी दिन अगर बारिश में भीग गए और बीमार हो गए तो 6 महीने की मेहनत खराब, मतलब साल भर की मेहनत खराब पूरी। सही बात है। तो आप उसको समझिए, कॉस्ट पे मत जाइए, वो इन्वेस्टमेंट है। मेरे फादर ने ये कहा था कि मतलब तू ये मत सोच कि ये कॉस्टली, ये तो इन्वेस्टमेंट है। मतलब क्या अगर बात है, आठ बहुत अच्छा हजार में पॉइंट। मतलब जो भी है काम, मतलब अभी अगर तू क्वालिफाई नहीं कर पाता ना तो वो ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। हम्म। 6 मंथ्स का एक तो गैप लग जाएगा, और जो ट्रैक रिकॉर्ड है अभी तक वो भी खराब होगा, सही और बात है। मतलब सब कुछ बेकार हो जाता है फिर। ये बहुत बात अच्छे रहती है। मेरे भाई, बहुत अच्छे। तो एक गाइस एक पॉइंट बहुत अच्छा ऐड ऑन करा इसने कि आना जाना भी, ट्रैवलिंग भी, मतलब कितनी छोटी छोटी बारीकियां हैं जो हमने कभी नोटिस ही नहीं करी, जो उसने पहले से नोटिस कर रखी है कि यार इस पे भी एक एक दो दो घंटे क्यों बर्बाद करने, क्योंकि कॉन्टिन्यूस पेपर होते हैं, बैक टू बैक पेपर है, बहुत ग्रुप वालों की छुट्टी तो है नहीं, तो उसको भी वेस्ट क्यों करना है। तो उसने पहले से अरेंजमेंट कर रखा था कि मैं बाहर निकल के ऑटो नहीं ढूंढूंगा, बंदा पहले बार खड़ा रहेगा अपनी कन्वेंस वाला। बहुत अच्छी यार, बहुत अच्छी। तो गाइस थैंक यू, थैंक यू पीयूष चैनल पे आने के लिए। तो गाइस आपको आई होप ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको पीयूष से इसके अलावा और कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करना, हम दोबारा भाई को इनवाइट करेंगे आपके साथ 8 पॉइंट्स नोट करने के बाद जो आप पूछना चाहो। तो थैंक्स अलॉट। जिन लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, थैंक यू सब्सक्राइब सर। कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड थैंक्स अलॉट पीयूष चैनल पे आने के लिए। थैंक यू बाय सर। बाय। थैंक थैंक्स यू सर। अलॉट। ओके भाई, ओके बाय।